हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है असरार पाठशाला में। मैं आज आप लोगों को पिछले भाग 3 का नम्मा जो चैप्टर है अशोक का शस्त्र त्याग, आज मेरा वही शीर्षक होने वाला है। तो आज नम्मा चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का जो शीर्षक है वो अशोक का शस्त्र त्याग है। अशोक का शस्त्र मीन्स होता है हाथ में चलाकर, हाथ में थाम कर जो चलाने वाली हथियार होती है ना, उसी को कहते हैं शस्त्र। तो उसी का त्याग हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अशोक का जो शस्त्र त्याग है वो कौन सी विद्या है अगर पूछेगा तो वो एकांकी है। ना ही वो कहानी है, ना ही वो रेखा चित्र है, ये याद रखना, ठीक। उसके बाद लेखक और या रचनाकार वो कौन है इसका, अशोक के शस्त्र त्याग का? तो वो वंशीधर श्रीवास्तव जी है। इन्होंने ही इस पूरे एकांकी को लिखा है। एकांकी का संक्षिप्त में हम लोग सारांश समझेंगे, इसके बाद डिटेल से हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ के उसके बाद देखेंगे कैसा हमारा एकांकी है। तो वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत एकांकी अहिंसा के पक्ष में कथा कथानक का मार्मिक विकास करता है। ये जो वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा जो लिखा गया ये एकांकी है वो अहिंसा, अहिंसा मीन्स होता है किसी के जान न लेना, वो भी शस्त्र से। तो और उसके खिलाफ अगर कोई भी लड़ा जाता है, मान के चलो कोई भी अगर युद्ध लड़ा जाता है, जो कोई क्रांति होता है, तो उसमें शस्त्र का प्रयोग नहीं होता है। बिना शस्त्र का जो मान के चलो युद्ध करता है या कोई क्रांति करता है, उसी को कहते हैं अहिंसा। के पक्ष में कथात्मक मार्मिक विकास का वर्णन करता है, उसके पक्ष में कि किसी का हत्या नहीं करना और बिना हत्या का उसका उससे मान के चलो बदला लेना, समझ लो वही कहलाता है। उसमें मार्मिक दर्शन करता है, यानी इसका अच्छा इसमें प्रस्तुति करता है। इस लिहाज से पाठ की उपादेयता उल्लेखनीय है। उपादेयता मीन्स जो उपयोग में हो उसी को कहते हैं उपादेयता। तो इस लिहाज से पाठ की जो उपादेयता है वो उल्लेखनीय है, हम लोगों को देखने लायक है, समझ लो समझने लायक है। और इसमें कुछ पात्र है उसको समझ लेते हैं, इससे हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लिए हैं। तो मगध का जो साम्राज्य होता है वो कौन होता है? अशोक, सम्राट अशोक होता है। और कलिंग महाराज की कन्या, कलिंग महाराज कौन होता है उसमें जिक्र नहीं किया गया है। तो कलिंग महाराज की कन्या है उसका नाम जो जिक्र किया गया है, तो कलिंग महाराज की कन्या जो है उसका नाम पद्मा थी। तो ये याद रखना है ये दो चीज। उसके बाद हम लोग लगे हाथ तो शब्दार्थ को भी समझ लेंगे, जिससे हम लोगों को हमको एकांकी पढ़ने में बहुत सारे हम लोगों को सहायता करने वाला है। तो शस्त्र होता है, अभी बताया हम लोग, हाथ में थामकर चलाने वाला हथियार जैसे कि तलवार। और त्याग का होता है छोड़ना, त्याग करना या छोड़ना। संवाददाता मीन्स होता है खबर पहुंचाने वाला, संवाददाता खबर पहुंचाने वाला। और गुप्तचर का होता है छिप कर टो लेने वाला, छिप कर जो की जानकारी लेता है ना उसको कहते हैं गुप्तचर। ये कभी बनना नहीं चाहिए लाइफ में किसी को भी, तो सजेस्ट करता हूँ। और संचालन का होता है नेतृत्व या किसी का मान के चलो अगुवाई करना, उसी को कहते हैं संचालन। और आत्म समर्पण का होता है अपने आप को उपस्थित करना या अपने आप को समझ लो एक हिसाब से निवस्त कर देना, या एक हिसाब से अपने आप को थाम देना, तो उसी को कहते हैं आत्मसमर्पण। और पराधीन का होता है दूसरों के अधीन, पराधीन उसी को कहते हैं जिसकी जो दूसरों के अधीन हो, उसी को कहते हैं हम लोग पराधीन। तो दोस्तों, मैं ऐसे जुबानी भी बता सकता था इस अशोक का शस्त्र त्याग को, लेकिन इसमें बहुत सारे पात्र हैं जिसको अलग अलग समझेंगे तो अच्छे से हम लोगों को समझ में आएगा। तो हम आप लोगों को थोड़ा जल्दीबाजी में समझ लीजिए, पढ़ के आप लोगों को समझाने का भी कोशिश करता हूँ। तो अशोक का जो शस्त्र त्याग है ये एक नाटक है, नाटक का एक एकांकी है जो कि एक प्रस्तुति करता है। तो इसमें पहला दृश्य होता है, दूसरा दृश्य और तीसरे दृश्य में ये पूरा अंत होता है। तो पहले दृश्य में क्या होता है कि एक मैदान है, उसमें मगध के सैनिक का शिविर लगा हुआ है, बीच में मगध का पताका फहरा हुआ है, यानी झंडा फहरा हुआ है। पताका के पास ही अशोक सम्राट का शिविर है, उसी के पास शिविर शिविर है। और ये जो पूरा होता है एक हिसाब से उन्होंने दिया गया है कि संध्या बीत चुकी है, आकाश में तारे टिमटिमाने लगे हैं, शिविरों में दीपक जल गए हैं, और अपने अपने शिविर में अशोक अब टहल रहे हैं, और उनकी मुख पर चिंता छाया हुआ है और कुछ सोचते हुए आसन पर बैठे हुए। ये सब पूरा उसका दृश्य है, पहला सेटअप है समझ लीजिए। उसमें बताया गया। तो अशोक अब क्या कहता है वो स्टार्ट करते हैं। तो अशोक कहता है कि आज 4 साल हो गए युद्ध को और कलिंग का राजा आज भी नहीं जीत सका, नहीं जीता। कलिंग जो है वो एक राज्य है, उसको नहीं जीत सका है। तो दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए हैं, और आज हम भी असफल है, और इनका क्या परिणाम होगा, ये कहता है अशोक कि बहुत सारे लोग मर चुके हैं,
4 साल से युद्ध चल रहा है और कलिंग को आज तक नहीं जीता है। ये हम लोगों की एक नाकामयाबी है समझ लीजिए, और इसका आगे क्या परिणाम होगा ये अशोक आगे कहता है खुद। उसके बाद द्वारपाल, द्वारपाल उसको कहते हैं जो कि राजा के अगल बगल में बैठे रहते हैं, आप लोग देखे होंगे कई सारे फिल्मों में दिखाया गया है अभिनय करके। तो वो द्वारपाल कहता है, द्वारपाल सिर झुकाकर उससे कहता है कि द्वारपाल सिर झुका के कहता है संवाददाता आना चाहता है। संवाददाता किसको कहते हैं? खबर पहुंचाने वाले को। तो खबर पहुंचाने वाला आएगा। अब वो आता है अशोक। अशोक कहता है उस पर कि संवाददाता आएगा, तो अशोक कहता है कि आने दो। उसके बाद संवाददाता प्रवेश करता है, महाराज अशोक की जय हो कहता है। उसके बाद शुभ संवाद है, वो संवाददाता कहता है शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग महाराज लड़ाई में मारे गए। कलिंग जो महाराज था, वहाँ जो राज्य था, वो वहाँ के महाराज जो वो इस युद्ध में मारे गए, ऐसा वो संवाददाता खबर लेके आता है। उसके बाद अशोक प्रसन्नता पूर्वक एकदम खुशी हो जाता है कि ये कलिंग का राजा मर गया, जिसके लिए हम लोग 4 साल से युद्ध कर रहे हैं, कई सैनिक मर गए, समझ लो। उस दिन का आज हम लोगों को अच्छा समाचार आया है। प्रसन्नता पूर्वक मारे गए तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत गया, कलिंग जीत तो लिया गया। संवाददाता चुप रहता है। तो इस पर जब ये खबर लेके आता है ना, तो अशोक कहता है कि वो मारे गए, इसका मतलब ये हम लोगों का कलिंग हो गया और वो समझ लो हम लोग जीत गए, मान के चलो। तो संवाददाता चुप रहता है, खबर पहुंचाने वाला चुप रहता है। फिर उसके बाद अशोक कहता है बोलते क्यों नहीं तुम, चुप क्यों हो? ये जब बात उन्होंने बोला कि हम जीत गए, तो वो संवाददाता कुछ नहीं बोला, तो उन्होंने उसको कहा कि बोलते क्यों नहीं हो, चुप क्यों हो? तो संवाददाता कहता है धीरे से, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है, फिर किस मुंह से कहूं कलिंग जीत गया है। वो संवाददाता कहता है कि बोलूं किस मुंह से महाराज, और कलिंग का जो फाटक है ना वो अभी तक बंद है, तो हम किस मुंह से कहेंगे कि आप जीत चुके हैं। तो ऐसा जब कहता है तो अशोक का जवाब देना समझ लो निश्चित है। तो अशोक उत्तेजित होकर यानी घबरा कर बोलता है कलिंग के फाटक आज भी बंद है, यानी कलिंग का जो हम लोग जीत चुके हैं तो आज भी बंद है। तो ये संवाददाता कहता है कि हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है, तो हम लोग कैसे जीत गए? अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हैं और बंद बंद हो तो खुल जाएंगे। वो कहते हैं कि बंद है तो खुल जाएंगे, जाकर सेनापति से कह दो कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा, और कलिंग दुर्ग के फाटक खुलेंगे और या मगध की सेना वापस चले जाएगी। हाथ हाथ से जाने का संकेत करता है। और जब ये संवाददाता कहता है कि आज भी बंद है, तो वो कहता है कि बंद है तो खुल जाएंगे, लेकिन ये कह दो, एक संदेश मेरा कह दो कि सेनापति को कह दो कि सेना का संचालन मैं खुद करूंगा, अशोक महाराज करेंगे। तो ये कहकर उनको संवाददाता को जाने के लिए कह देता है। तो संवाददाता इस जगह से चले जाते हैं। अब दूसरा दृश्य होता है, तो दूसरा दृश्य को भी समझना जरूरी है, तो समझ लेते हैं। दूसरे दृश्य में क्या होता है कि वो सब सब क्या हो रहा था, शाम में हो रहा था, संध्या हो रही थी, तो ये सब खबर हुआ। उसके बाद सुबह होती है, तो सुबह में दिखाया कि दूसरे दिन प्रातः सुबह का समय था, शस्त्र सज्जित होकर अशोक घोड़े पर बैठ गए, उनके पास सेनापति है, सामने कलिंग दुर्ग है जिसका फाटक बंद है। ये पूरा सीन उसमें दिखाया गया है। अशोक उसमें, अब देखो अशोक क्या कहता है, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध चल रहा है, फिर भी हम कलिंग को जीत नहीं पाए। उसने किसी दुर्ग पर मगध का पताका नहीं फहरा। कलिंग के महाराज मारे गए, उसके सेनापति ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि ये कलिंग दुर्ग का पर अधिकार कर लेंगे और सदा के लिए मृत्यु के गोद में सो जाएंगे। देखो अब वहां पर अशोक जब जाता है तो वो कहता है अपने सैनिकों को, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, बहुत सारे, तो बहुत सारे इसमें लोग मरे हैं, लेकिन आज ये फैसला करके रहेंगे कि कलिंग पर मेरा पताका फहर के रहेगा, और इसके लिए शपथ लेता हूँ कि आज वो काम होकर रहेगा, अगर नहीं होगा तो हम लोग समझ लो मृत्यु की गोद में सो जाएंगे, लेकिन हम लोग जहां तक हो सकता है कि हम लोग कलिंग पर पताका फहराएंगे। अब सैनिक देखो, अब सैनिक क्या क्या कहना होता है, सैनिक क्या करता है, तलवार खींचकर मगध की जय हो, सम्राट अशोक की जय हो। तो जैसे ये बात वो सैनिक को कहता है, तो वो कहता है कि सैनिक तलवार खींचकर कहता है कि मगध की जय हो और सम्राट अशोक की जय हो, उनकी नारा लगाता है, समझ लो। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है, और दुर्ग का जो फाटक होता है ना वो खुल जाता है अंतिम में। और
सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं कि उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है, जो कि सैनिक के भेष में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। ये कलिंग महाराज की कन्या पद्मा है। अभी बोले थे ना कि कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? कन्या मीन से होता है, समझ लीजिए, बेटी। जो अविवाहित स्त्री हो, उसी को कहते हैं पद्मा। तो सॉरी, कन्या। कन्या कहते हैं, तो वो कन्या कौन थी? पद्मा थी, कलिंग महाराज की बेटी। तो अब आगे क्या होता है कि अशोक ये देखकर चकित हो जाते हैं कि जैसे फाटक खुलता है ना, सभी लोगों का, जैसे कि अशोक महाराज की जय हो, जैसे फाटक खुलता है तो उधर से बहुत सारे विशाल, समझ लीजिए, महिला की सेना आती है, और उसमें एक पुरुष का वेश, समझ लिए, धर कर आती है, जिसका नाम होती है पद्मा। वो कलिंग महाराज की कन्या होती है, यानी बेटी होती है। तो ये देखकर अशोक महाराज क्या होते हैं? चौंक हो जाते हैं, समझ लिए, चकित हो जाते हैं। तो पद्मा आगे क्या कहती है? पद्मा देख लीजिए। आगे बढ़कर सेना से, अपनी सेना से आगे बढ़कर पद्मा वो जाती है, वो अपने सेना से, अपनी महिला सेना से कहती है, तुम वीर कन्या, तुम वीर अभागिनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ कहना कहना है कि जिस सेना ने तुम्हारे पिता भाई की हत्या की, वो तुम्हारे सामने खड़े हैं। आज तुम्हें उससे लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि अपने जन्मभूमि को पराधीन देखते हुए से पहले तुम सदा अपने आंख के लिए बंद हो जाओगे, बंद कर लो। वो अपने सेना से कहती है पद्मा कि देखो मेरे प्यारे सेना, कि आज आज वही दिन है आप लोगों का, जिसकी मान के चलो पति अभागिन हो गए, मान के चलो, जिसका पिता खो गया, जिसका अपना भाई खो गया। आज वही दिन है आपको बदला लेने का। आज तुम चाहे तो इससे बदला लो, चाहे इस मिट्टी के लिए मर मिटो तुम, और मान के चलो, चाहे तुमको विजय मिले या मान के चलो इस दुनिया से ही चले जाओ तो अच्छा रहेगा। अशोक कहता है स्वतः, अशोक जो कहता है वहां पर, ये सब देख रहा था, अशोक खुद कहता है स्वतः, ये कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर गई है? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से युद्ध करना होगा? क्या अशोक स्त्रियों से का वध करना होगा? नहीं, मैं वध नहीं करूंगा, मुझे विजय नहीं चाहिए, यह पाप नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ उठाना, आगे बढ़कर तुम कौन हो देवी? और ये जब सब देखता है ना, तो वो कहती है, वो अशोक, सम्राट अशोक कहता है कि ये सब सभी स्त्रियां हैं, और स्त्रियां पर हम अपना शस्त्र चलाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। और वो कहता है, वो जो लड़की आगे में थी पद्मा, उससे वो कहती है कि तुम कौन हो? कौन हो देवी? पद्मा कहती है, अब देखो, पद्मा कहती है, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मैं हत्यारे अशोक के सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मेरी ये वीरांगनाएं कलिंग के भीतर ना पैर रख सकता, तो अशोक कहाँ मेरे पिता का हत्यारा उसने बंद करना चाहती हूँ। और वो लड़की कहती है कि मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, यानी बेटी हूँ, और अशोक के हत्यारे को, जो अशोक मेरे पिता के हत्यारे हैं, अशोक हत्यारे, मैं उससे आज बदला लेना चाहता हूँ, मैं आज उससे लोहा लेकर रहूंगी। उस पे अशोक क्या कहता है? अशोक, तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर वस्त्र नहीं चलाऊंगा। अशोक कहता है कि अशोक तो मैं ही हूँ, समझ लीजिए, मैं ही अशोक हो, रियल में, समझ लिए, वास्तविक में, और मैं ही दोषी हूँ, परंतु मैं, आप स्त्री हो, और आपकी सभी, समझ लो, जितने भी सेना है वो सभी स्त्री है, तो मैं इस पर शस्त्र अपना नहीं चलाऊंगा। पद्मा कहती, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी, वो शास्त्र कहता है हमको नहीं कि आप स्त्रियों का वध करो, समझ लो, आप स्त्रियों से झगड़ा करो, समझ लिए, तो शस्त्र हमको आज्ञा नहीं देता है कि स्त्रियों से वध करना चाहिए। तो आगे कहती है पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा तुम निरपराधियों की हत्या करो। और ये सब कहना चाहता है कि मान के चलो, तुमको इससे पहले पहले पता नहीं था कि निहत्थे लोगों को या बेकसूर लोगों का हत्या करना भी, समझ लो, शास्त्र आज्ञा नहीं देता है। तो ये सब जितना भी होता है अशोक सुनता है। उसके बाद पद्मा फिर कहती है, क्यों सर ने झुका लिया? ये बात जब सुनता है ना अशोक महाराज, तो अपना सिर मुड़ा झुका लेता है कि मैं सच में ये गलत कर रहा था, जो कि लोगों को मालूम नहीं था। तो उसके बाद पद्मा कहती है, क्यों सिर झुका लिया महाराज? मैं चाहती हूँ कि केवल युद्ध आपके भीषण युद्ध की पूर्ण आहुति होगी। वो कहता है कि आप क्यों सिर झुका लिए? मैं आपसे चाहता हूँ कि आपके से बराबर युद्ध करूंगी, और आपको इस युद्ध में हराऊंगी। तो उसके बाद पद्मा कहता है कि ये क्या महाराज, आप ये डर गए, समझ लीजिए।
अशोक कहते हैं अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें अशोक तुम्हें कभी भी आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपने अपने तलवारें बारी बारी फेंक देते हैं। और अशोक जब ये सब बातों से शर्मिंदा हो जाते हैं, उसको अपने अपने एक मान के चले कि अपने आप में उसको ये आत्मविश्वास हो जाता है कि सच में हमने बहुत सारे बेकसूर लोगों को, बहुत सारी पत्नी की पति को जो कि अभागन हो चुकी है, उनके मंगों से सिंदूर निकल चुके हैं, इतना मैं सब किया हूँ। तो अपने आप में जब उसको एहसास होता है, तो वो क्या अपने सेना को कहते हैं अपने तलवार फेंक दो, और आज से तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम लोग किसी पर शस्त्र नहीं चलाओगे, किसी पर आक्रमण नहीं करोगे। पद्मा आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं आ सकता महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी और अपने पिता का बदला लूंगी। ये सब जो देख रही थी पद्मा, वो कहती है कि आपके बहकावे में नहीं आऊंगी, आपसे मैं वध करूंगी और आपसे युद्ध करना चाहती हूँ और अपने पिता का बदला लेना चाहती हूँ। तो अशोक सिर झुकाकर, तो ले लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस दिन अशोक ने लाखों सर काटा, जिस अशोक का सर आज तक किसी के आगे नहीं झुका है, वो आपके आगे नत है। काट लीजिए सिर, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। सिर झुकाकर आगे खड़े हो जाते हैं। और जब इसको पूरा तरह से एहसास हो जाता है कि मैंने सच में ये सब काम गलत किया था, तो अब ये उसके सामने ही अपना सिर झुका के कहती है कि मैं ही हूँ अपराधी, और मैं ही, अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो बदला ले लीजिए। मैं आपके मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाता था, लेकिन आपके सामने ये सर झुकाता हूँ। आप अगर बदला लेना चाहते हो तो बदला ले सकते हैं। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां निहत्थों पर भी वार नहीं करती। अब देखो ये क्या कहती है, स्त्रियां जो होती है वो निहत्थों पर, क्योंकि तलवार फेंक चुके थे, अब ये कहती है कि निहत्थों पर तलवार नहीं, वार नहीं करते, अपनी प्रतिज्ञा रक्षा के लिए जीवित रह पाएंगे। उसके बाद अशोक से कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। उसके बाद तीसरा दृश्य होता है। ये सब होने के बाद तीसरा दृश्य होता है, जिसमें बहुत सारे अशोक के सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए होते हैं, उनके सामने एक बौद्ध भिक्षुक बैठे हुए हैं, जो कि बौद्ध का प्रचार करते हैं। तो बौद्ध भिक्षुक क्या कहते हैं कि अशोक से कहो कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तो अशोक कहता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। बौद्ध फिर कहते हैं जब तक मेरे प्राण में शरीर में प्राण रहेंगे। तो अशोक भी कहते हैं जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। बौद्ध भिक्षुक पे कहते हैं अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, किसी की हत्या करना मेरा धर्म, किसी की हत्या नहीं करना मेरा धर्म होगा। फिर अशोक कहता है कि अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षुक, मैं सबसे प्रेम करूंगा और करुणा का सदा व्रत आपको आप सबको मिलेगा। तो ये सब कहता है कि मैं सबसे प्रेम करूंगा, अशोक कहता है, और सदाव्रत आपको प्रेम मिलेगा। बौद्ध भिक्षुक फिर से कहता है प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सभी प्राणियों और सुख शांति के लिए प्रयत्न करूंगा और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। तो ये सब फिर अशोक कहते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में जो कहते हैं वो समझने के लायक है। ये बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, बोलो, बुद्ध शरणम गच्छमि, धर्म शरणम गच्छमि, संघ शरणम गच्छमि। तो अशोक कहते हैं, सभी मिलके कहते हैं उसमें कि बुद्ध शरणम गच्छमि, धर्म शरणम गच्छमि, संघ शरणम गच्छमि। तो इसका कहना है कि बुद्ध शरणम गच्छमि कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धर्म शरणम गच्छमि यानी मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, और संघ शरणम गच्छमि मैं जितना भी इनके पालन, जितने भी नियम है प्रकृति के, जितने भी आदेश है, मैं सबको पालन करूंगा। और यहीं पर उसका, मान के चलो, अशोक का शस्त्र का एक हिसाब से, पूरे हिसाब से शस्त्र का त्याग हो जाता है, और यहाँ पर पूरा एकांकी खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये एकांकी सुन के अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों तक